तो साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बीच मैं थोड़ा सा प्रतिबद्ध नहीं हूं आपके प्रति। थोड़ी सी समस्या घर में, मैंने बताया था माता जी और भाई साहब छोटे जो हैं उनकी एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से घर पे रुका। फिर अभी दिल्ली आया और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन कट गया है। 2 दिन से परेशान था। दो इंटरनेट हैं, एक एयरटेल का एक जियो का, वो लग नहीं पा रहा है। कल संभवतः इंटरनेट ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक 60 प्रश्न का टेस्ट कल करवाया था और आज की क्लास में रिकॉर्डेड करके दे रहा हूँ, जिससे आपकी रेगुलरिटी न टूटे और कल से क्लास आपकी लाइव मिलने लगेगी। मित्रों, सबसे पहले केवीएस पीजीटी हिंदी का रिजल्ट आया है। उसमें 5 बच्चे अपने यहाँ से चयनित हुए हैं, 5 छात्र चयनित हुए हैं, छात्राएं भी हैं उसमें। तो उन सबको बहुत शुभकामना, खूब बधाई है। और कुछ लोग तो अभी डर रहे हैं कि जब तक नियुक्ति न हो जाए, और डरने वाली बात है भी, तब तक इंटरव्यू देने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये काम हो जाए। ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है हम लोगों की जो इसमें रहेगी। और इस क्लास में आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर चर्चा करेंगे, और जो कि प्रकरण 3 काव्यखंड से संबंधित होगा। हाँ, 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 बोलो। हाँ, वो ऑफिस वाला जो लड़का है उसे फोन पे पूछ ले। हम भेज तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कि हम शुक्ल जी के कथनों पर चर्चा कर रहे थे, काव्यखंड पे चर्चा कर रहे थे। प्रकरण 3 काव्यखंड 1950 से 1975। प्रकरण 3 प्रकरण 3 काव्यखंड। ठीक है। 1950 से संबत 1950 से 1975। अब यहां एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 3 का समय क्या निर्धारित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 3 का जो समय निर्धारित किया, संबत 1950 से 1975 तक का उन्होंने समय निर्धारित किया है। और इसको इन्होंने किसमें रखा है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। किसमें रखा? नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। अब इसमें हम कथनों को लेंगे, महत्वपूर्ण कथनों को। सबसे पहले चर्चा करेंगे श्रीधर पाठक पर। श्रीधर पाठक को आप सब जानते हैं। इनका जो नाम है वो किसी एक रचना की वजह से ज्यादा जाना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आप सब जानते हैं, प्रिय प्रवास को। एक कालजयी रचना होती है और उस कालजयी रचना के बदौलत उस रचनाकार को जाना जाता है। श्रीधर पाठक ने क्या कोई ऐसी रचना लिखी है? नहीं लिखी। और प्रिय प्रवास क्या इन्हीं की रचना है? चलिए देखते हैं कि क्या प्रिय प्रवास इनकी रचना है या नहीं है। कथन लेते हैं।
उसकी सीधी साधी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है, भी ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? कथन है शुक्ल जी का, और किसके ऊपर है? एकांतवासी योगी। तो कथन रामचंद्र शुक्ल का है और किस रचना पर है? तो एकांतवासी योगी पर है, जो कि श्रीधर पाठक की रचना है। अब श्रीधर पाठक जो हैं वो जिस काव्यधारा से आ रहे हैं उस काव्यधारा पर एक महत्वपूर्ण कथन है। किस काव्यधारा से आते हैं? तो एक काव्यधारा चली, क्या थी? तो पंडितों की बंधी प्रचलित प्रणाली पर काव्यधारा जो चली उस पर सामान्य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रही। तो एक स्वच्छंद काव्यधारा चली जो कि प्राकृतिक भावधारा के गीतों को आधार बना के चली, यानी प्राकृतिक के दृश्यों को स्वच्छंद भाव से गाया गया, और उसी के कवि हैं श्रीधर पाठक जी। तो जो भावधारा चली उसी भावधारा के ऊपर एक कथन है। यह भावधारा अपने साथ हमारे यह भावधारा अपने साथ हमारे चिरपरिचित पशु पक्षियों चिरपरिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों, आदि को भी समेटे चलती है। आदि को भी समेटे चलती है। ठीक है,
यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर परिचित पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जंगल मैदानों आदि को भी समेटे चलती है। ठीक है, तो ये स्वच्छंद काव्यधारा पर शुक्ल का कथन है। स्वच्छंद काव्यधारा पर शुक्ल जी का कथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस परिस्थिति में अंग्रेज साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में, रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काव्य की जो परिस्थितियां थी, हिंदी काल की जो परिस्थितियां अब यहां किस परिस्थिति की बात की जा रही है? हिंदी काल की जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियां के अनुरूप थी, किस तरह से थी वो? सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडित और विद्वानों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन रही। सारे यूरोप में बहुत दिनों तक, सारे यूरोप में पंडितों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन रही। अब पंडित का मतलब पंडित जी नहीं, पंडित का मतलब विद्वान। तो अंग्रेजों स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी से जोड़ के देख रहे हैं कि जिस परिस्थिति में अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में या भारतेंदु काल के अंत में हिंदी काल की जो परिस्थितियों के अनुरूप थी, सारे यूरोप में पंडितों के लिखने पढ़ने की भाषा लैटिन रही।
ठीक है, तो ये कथन है शुक्ल जी का, महत्वपूर्ण कथन है। अगले कथन की तरफ बढ़ेंगे हम सब। अगला कथन है, खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद का खेद है कि खेद व्यक्त कर रहे हैं सच्ची और स्वाभाविक सच्ची स्वच्छंदतावाद का यह मार्ग हमारे काव्य क्षेत्र के मार्ग हमारे किस तरह का काव्य क्षेत्र था? बीच चल न पाया, बीच चल न पाया। बात यह है कि क्या बात है? बात यह है कि उस समय पिछले बात यह है कि उस समय संस्कृत संस्कृत पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ संस्कृत काव्य के संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। ठीक है, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। ठीक है, खेद है कि सच्ची स्वच्छंदतावाद का मार्ग हमारे काव्य के क्षेत्र के बीच चल न पाया। बात यह है कि उस समय संस्कृत पिछले संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। ठीक है, तो ये जो उनका प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक पड़ा। और वो किस परंपरा को लेके आए थे? तो वो संस्कृत साहित्य की परंपरा को लेके आए थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्कृत के साथ हिंदी को पुरस्कृत करना चाहते थे, हिंदी का जो संस्कार करना चाहते थे, हिंदी को जो नया कलेवर देना चाहते थे, वो संस्कृत के साथ देना चाहते थे। इसलिए संस्कृतानिष्ठ हिंदी उनके यहां देखने के लिए अधिक मिलती है। तो यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। ठीक है, आचार्य शुक्ल का कथन है इसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। क्लियर है? आगे लिखते हैं, एक कथन श्रीधर पाठक पे
और शुक्ल जी का है, वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली भावुक और वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। सुरुचि 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 संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रंग रूप में भद्दापन इनमें न था। कहां कहां नहीं था? न रूप रंग में, न भाषा में, न रूप रंग में, न भाषा में, और न भाव में, न चाल में, न भाषण में, न भाव में, न चाल में, और न भाषा में। यह भी कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का श्रीधर पाठक पर। रामचंद्र शुक्ल का कथन है श्रीधर पाठक पर। ये कहते हैं कि ये एक बड़े प्रतिभाशाली कवि थे, भावुकता थी, सब कुछ इनके अंदर था, भद्दापन में नहीं था, रूप रंग में नहीं था, भाषा में नहीं था, भाव में नहीं था, चाल में भी नहीं था, और भाषण में भी इनके यहां भद्दापन नहीं था। तो सब कुछ इनके अंदर था, और इस तरह से एक कवि थे जिनके संपूर्णत्व था, सब कुछ था इनके पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के उन्होंने पहले उर्दू छंदों को और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा। उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मन चुकी थी, और इसी वजह से इन्होंने प्रयोग किया। तो नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने ये कथन महत्वपूर्ण है, नव शिक्षितों के संसर्ग से नव शिक्षितों के नव शिक्षितों के संसर्ग से, काफी महत्वपूर्ण कथन है, उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का जी ने किस चीज का? तो लोक संग्रह का, लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। ठीक है, तो ये शुक्ल जी का कथन है, किसके ऊपर है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिए। शुक्ल जी हरिऔध पर यह कथन कहते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर रहे थे किसी एक रचना की, पिछले जैसे क्लास शुरू हुई उस समय। वो रचना कौन सी थी? रचना थी कि कृष्ण के व्रत चले जाने के बाद विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की वंदना करते हुए बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि नाम से प्रकट है कि इसकी कथा वस्तु का महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अब यहां समझिए कि किसी एक रचना को शुक्ल जी ने खारिज कर दिया, जबकि सब लोग उसको मान रहे थे, सब लोग उसको स्वीकार कर रहे थे। वो कौन सी रचना है? उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली की को कविता का सब कुछ नहीं तो कुछ समझते थे। उपाध्याय जी आए पर बिल्कुल अपने ढंग से किसी प्रकार की रचना को हद पार चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो पहुंचकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने इस काव्य में अपनी जगह संस्कृत की ऐसी लंबी लड़ी बांधी जो हिंदी का है था कि दिया, ऐसे दो क्रियाओं के भीतर सिमट कर रह जाना पड़ा। अब यहां पर जो कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं राधा को, प्रिय प्रवास काव्य है मेरे हिसाब से। तो हमने आपसे शुरू में ये पूछा था कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत ही चर्चित रचना है प्रिय प्रवास, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी था। तो प्रिय प्रवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है और उसी के ऊपर शुक्ल जी ने एक कथन लिखा है। देखते हैं। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की, विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। बहुत दूर तक चली चलती है। अब इसके नामकरण में प्रश्न उठाते हैं। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है कि जैसा कि इसके नाम से जैसा कि इसके नाम से प्रकट है कि इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य, एक महाकाव्य के लिए क्या एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी
अपर्याप्त है। ठीक है, विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चलती है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है कि इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य के लिए क्या, एक अच्छे प्रबंधकार के लिए भी अपर्याप्त है। बहुत बड़ी बात शुक्ल जी ने कही है और इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। अतः मन में उठती है क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सकता है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसे शायद करील का नाम छूट गया तो शुक्ल जी ने इसका मखौल भी उड़ाने का काम किया है। तो ये प्रिय प्रवास पर आचार्य शुक्ल का कथन है। आगे लिखते हैं अगले रचनाकारों के ऊपर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हम द्विवेदी जी का पद्य रचना की प्राणी के रूप में पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि शुक्ल जी ने किसे पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में कहा है। तो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी का कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। अब उन्हीं के ऊपर एक और कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर ही शुक्ल जी का एक और कथन है, उस कथन को लेंगे। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था, पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था। बोलचाल का उनका मतलब ठेठ या
हिंदुस्तानी से नहीं रहता था। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल का उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी से नहीं रहता था। तो यह भी कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी पर शुक्ल जी का। शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन लिखते हैं। आगे बात करें तो शुक्ल जी कहते हैं कि द्विवेदी जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में। उन्होंने लोगों को इतना प्रोत्साहित किया कि उनकी वजह से बहुत सारे कवि निकले। तो उस पर एक कथन है, नोट करिएगा। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से द्विवेदी जी के प्रभाव और द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे कवि निकले। हिंदी के कई अच्छे कवि हिंदी की कई अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरणगुप्त, जिनमें बाबू मैथिली मैथिली शरणगुप्त के लिए बता रहे हैं क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी को गुप्त जी गुरु मानते थे। पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है रामचंद्र शुक्ल का महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। आगे मैथिली शरणगुप्त के ऊपर एक महत्वपूर्ण कथन हम लोग लिखेंगे। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के यद्यपि गुप्त जी जीवन और जगत के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित राम को अपने लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं देखने वाले
यहां पर एक कथन और जुड़ता है, पर तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन। इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित हैं, गाए जो झंकार में संग्रहित हैं। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण कथन है मैथिली शरण गुप्त पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, यद्यपि गुप्त जी जीवन और जगत के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं। राम को लोगों के बीच में, समाज में देखने के प्रयास करते हैं और जीवन और जगत को बहुत महत्व देते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में। लेकिन तृतीय उत्थान जो शुक्ल जी का है उसमें बताते हैं कि छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरव सुन। इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो झंकार में संग्रहित हैं। यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जो संग्रह है झंकार, उसमें छायावाद की भांति कुछ रहस्यात्मक गीत गाए गए हैं, लिखे गए हैं, जिसकी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इशारा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात कालानुसरण की क्षमता, अर्थात क्या उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति, काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। ठीक है, इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि
दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं, निसंदेह कहे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो नीचे वाला बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कि इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। तो हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल ने किसको कहा, क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? क्योंकि कालानुसरण की क्षमता और उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। आगे कथन है, गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की खड़ी बोली के पद्यों की मृषण बंध रचना हमारे सामने आती है। मृषण बंध रचना हमारे सामने आती है। ठीक है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। तो गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मिश्रण बंद रचना हमारे सामने आती है। सरस्वती प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना का उदाहरण है।
भारत भारती और बैतालिक के बीच की रचनाएं दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती हैं। तो उन्होंने दूसरी अवस्था की जो रचनाएं बताई, उन्होंने कहा कि इनके अनंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रंग ब्रजंग ना मेघनादवत आदि का अनुवाद उबड़ खाबड़ और अव्यवहारिक है। भारत भारती बैताली के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती है। इसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ झुकाव प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है। तो तीन अवस्थाओं की रचनाओं को उन्होंने रखा। पहली अवस्था की रचना भारत भारती है, दूसरी अवस्था की रचना जो है वह बैतालिक है, भारत भारती और बैतालिक के बीच की है, और तीसरी अवस्था की रचना जो है वह यशोधरा की है। ठीक है, तो तीन अवस्थाओं को अगर देखें तो भारत भारती, ठीक है, दूसरा बैतालिक, और तीसरा यशोधरा। तो तीन अवस्थाओं की रचनाओं को शुक्ल जी ने यहां इस तरह से अभिहित किया है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। अब देखिए, उन्होंने हर चीज का सामंजस्य किया है। भाई भाई का सामंजस्य, परिवार का सामंजस्य, ऊंच नीच का सामंजस्य, छुआछूत का सामंजस्य। तो सामंजस्यवादी कवि इनको शुक्ल जी ने कहा है। प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा प्रक्रिया का करने वाले, प्रक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं, अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आगे रामचरित उपाध्याय पर लिखते हैं, सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर सरस्वती में प्रकाशित इनकी कविताएं अधिकतर इतिवृत्तात्मक इतिवृत्तात्मक या गद्यवत हैं। क्लियर है? यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। ये किसके ऊपर है? तो रामचरित उपाध्याय के ऊपर शुक्ल जी का कथन। रामचरित उपाध्याय पर शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण कथन था। आगे लेते हैं और कथन।
वे ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। वे ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे अपने रसिक समाज द्वारा और जब तक जीवित रहे अपने अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रहे। उस परंपरा की पूरी चहल पहल बनाए रहे। ठीक है, ये कथन है देवी प्रसाद पूर्ण का, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी, पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही अनुयायी, तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे, तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। तो पूर्ण पर यह शुक्ल जी का कथन है। राय देवी प्रसाद पूर्ण पर शुक्ल जी का कथन। ठीक है, और आगे कथन लेते हैं। आगे कथनों में एक और कवि हैं जिनका नाम है नाथू शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। फबुतियां और फटकार, फबुतियां और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। इनकी कविताओं की एक विशेषता है। ठीक है, फैशन वालों पर कही हुई ईशा गिरजा को छोड़ी समझिएगा क्या करें, फैशन वालों पर कही हुई
कही हुई ईसा गिरजा को छोड़ ईश गिरजा में जाए, ईश गिरजा में जाए वाली प्रसिद्धि भक्ति इन्हीं की है, वाली प्रसिद्ध भक्ति इन्हीं की है। किसका कथन है? तो नाथूराम शर्मा पर आचार्य शुक्ल का कथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। ये हिंदी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। ठीक है, तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। पर किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक और कथन, त्रिपाठी जी का नाम भी हिंदी के खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण, भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। पर इनका बहुत जोर रहता है। ठीक है, काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्ह हो। काव्य भाषा में कारक के लिए कुछ लाघव चिन्ह हो
और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी ये ठीक नहीं समझते। अवयवों को छोड़ना भी ये ठीक नहीं समझते। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। किसका कथन है? राम नरेश त्रिपाठी पर शुक्ल जी का कथन। राम नरेश त्रिपाठी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं देंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो कल हम लोग लाइव पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।